10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, और चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कि हमारे पास जो कार्बन है एक वो, और उसके कंपाउंड्स की उसके कंपाउंड कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हमें आज उस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाना है। लास्ट क्लास में हमने किया था कोवलेंट्स बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये सब आपको याद है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? ये था बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये किस किस में बनते हैं? तो ये नॉन मेटल्स में बनते हैं, बिटवीन नॉन मेटल्स। अगर इसमें मेटल आ गया तो इसका मतलब वो आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हैं। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते थे? विच इज़ फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवलेंट कंपाउंड क्या थे? विच इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम पहले से ही जानते हैं, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था। चलिए आज हम बात करते हैं कार्बन की। उससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि चलिए आप मुझे बताइए कि वाटर की स्ट्रक्चर क्या होगी। हमें पता है वाटर का फॉर्मूला H2O है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में होते हैं 6, तो मैं यहाँ पर 6 क्रॉस लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोजन के 2। ठीक है, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 होता है। अब हाइड्रोजन को कितने करने हैं? जी हाँ, लास्ट शेल में इसको 2 करने हैं, क्योंकि इसकी सबसे छोटी शेल कितनी है? 2 की है। ठीक, तो ये इसको शेयर कर लेंगे और ये यहाँ से शेयर कर लेंगे। ये इसके हो गए 2 और यहाँ से ऑक्सीजन के हो गए 8। ओके, अब इसमें आपके मन में आएगा कि हमने हाइड्रोजन इसको वाटर को ऐसे क्यों नहीं बनाया और इसको हमने ऐसे क्यों बनाया? तो इसका रीज़न है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है अलग से, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। ओके, तो ये सब आप 11th क्लास में सीखेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि इनको रिपेल करता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। ठीक है, आपने याद कीजिए, आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, उसमें हमने ऐसे बनाया था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इस तरह से बनाया था। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर नहीं होगा तो वो इस टाइप से नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तक किया था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमें सीखना है, हमें कार्बन के बारे में सीखना है कि कार्बन अपने कंपाउंड्स को कैसे बनाता है। ओके, तो चलिए कार्बन के बारे में आज हम बेसिक चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के बारे में हमने 2 चीज़ें जानी थी कि इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तो हम जानते हैं पहले से। ठीक है, तो चलिए कार्बन के बारे में आज हम आपको कुछ नई चीज़ें बताते हैं। कार्बन Z6A12 ये हम जानते हैं। ठीक है, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 6। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4। तो ये लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए डिफिकल्ट पार्ट। तो कार्बन क्या करता है? 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम किया था कि कोवलेंट बॉन्ड होते हैं 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक तो था सिंगल, सबसे ज़्यादा स्टेबल। दूसरा था डबल, जो सिंगल से थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं। और ये था ट्रिपल, और ट्रिपल इज़ द मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कार्बन की एक लिमिटेशन आ गई कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड तक बना सकता है। तो इसके पास एक जगह खाली रह गई। लेकिन आपने सुना है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, एंड सो ऑन। तो इसको ज़रूरत थी 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अगर मैं एक के साथ नहीं कर सकता तो मैं 4 अलग अलग लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पर एक समझदारी दिखाई कार्बन ने। समझदारी क्या दिखाई कि एक के साथ शेयर करने की जगह उसने सोचा कि मैं 4 अलग अलग लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से कार्बन सबका चहेता बन गया। ठीक है, जिसका मतलब देखिए, ये हमारे पास कार्बन की स्ट्रक्चर है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। लास्ट शेल को हमें बनाना होता है। ठीक है, अब ये चाहे तो पहला काम क्या कर सकता है? इसको 4 अलग अलग लोगों के साथ शेयर कर सकता है, पहला। ठीक है, दूसरा, ये 2 एक के साथ, ये 2 एक के साथ। ठीक है, तीसरा, ये 2 एक के साथ और ये अलग के साथ, ये अलग के साथ। ठीक है, या फिर ये 3 एक के साथ ही और ये वाला किसी और के साथ। लेकिन
सबसे बढ़िया ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें है। स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने क्या सीखा है, सिंगल बॉन्ड ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो आज हमें जो चर्चा करनी है, आज हमें इसी के बारे में करनी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाली कंडीशन, दूसरे नंबर पे ये, लास्ट पे ये, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो क्या होगा, बिल्कुल ज़्यादा रिपल्शन होगा और वो उसको अनस्टेबल बनाता है। इज दिस ओके? ये सारी की सारी बातें हमें पता है। तो कार्बन ने क्या किया, 4 के साथ शेयर किया। ठीक है, अब एक कार्बन हो रहा है इसके साथ कि बोला भैया आपका आइडिया तो अच्छा है, मुझे भी ऐसे करना है। तो उसने क्या किया, कार्बन ने, अगले कार्बन के पास भी 4 है, 1 2 3 4, इसने एक तो इसके साथ शेयर कर लिया, अब 3 जगह इसके पास बच गई। अब ये भी 3 अलग अलग चीज़ों से शेयर कर सकता है। तो 2 कार्बन मिलके 6 अलग अलग एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर एक कार्बन और आ जाए तो 3 कार्बन मिलके 3 4 5 6 7 8 अलग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं 8 अलग अलग एटम्स के साथ। और इसी तरह से अगर हमारे पास कार्बन के से लंबी चेन बन जाए तो एक ही कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन के हमारे पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। अब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मैं कहता हूँ कि हमारे जो 118 एलिमेंट्स आज हमारे पास है उनमें से 117 के कंपाउंड एक तरफ एंड अकेले कार्बन के कंपाउंड एक तरफ, कार्बन के ज़्यादा निकलेंगे फिर भी, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से कि कार्बन अपने साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और इसे लंबी चेन बना लेता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो आज हमने एक नया वर्ड सीखा कार्बन के बारे में, कैटिनेशन। इसका नाम है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि कार्बन जो है वो खुद के साथ ही बॉन्ड बना के एक लंबी चेन बना लेता है। कार्बन के अलावा ये काबिलियत और किसी में भी नहीं है। ठीक है, कार्बन को देख के सिलिकॉन ने इसकी कोशिश की थी। ठीक है, आपको पता है चैप्टर नंबर 5 में आप सीखेंगे इस चीज़ को कि जो कार्बन का जो फैमिली है वो कार्बन, उसके नीचे सिलिकॉन, तो इसके लास्ट शेल में भी 4 है, इसके लास्ट शेल में भी 4 है। तो सिलिकॉन ने इसकी कोशिश की थी लेकिन कार्बन के मुकाबले इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से ये स्टेबल नहीं बना पाया। ठीक है, तो इसके अंदर एक लिमिट तक चेन चलती है लेकिन कार्बन के अंदर एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे कार्बन जुड़ सकते हैं। ठीक है, कार्बन को देख के सिलिकॉन ने कोशिश की, लगा कि ज़्यादा स्टेबल हो रहे। सल्फ़र ने कोशिश की तो सल्फ़र 8 के ऊपर आके हार मान गया। सल्फ़र ने 8 तो चेन बना ली लेकिन हार मान गया और उसको फिर अपने आप को ही सर्कुलर लूप में करना पड़ा। तो सबसे बेटर कौन है, कार्बन। कैटिनेशन शो करने की रीज़न क्या है? पहला रीज़न है टेट्रावैलेंसी। यू नो टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4। वन इज टेट्रावैलेंसी, सेकेंड इज स्मॉल साइज। ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में इसका साइज स्मॉल है। अब आपके मन में आएगा सर हाइड्रोजन का साइज तो सबसे स्मॉल है तो वो कैटिनेशन शो क्यों नहीं करता? तो कार्बन के पास 4 जगह खाली है लेकिन ये जो हमारा दूसरा है हाइड्रोजन जिसकी हमने बात की, उसके पास सिर्फ एक ही जगह खाली है, तो एक जगह में वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा। ठीक है, तो सबकी लिमिटेशन है लेकिन कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी और स्मॉल साइज के जैसे कैटिनेशन शो करता है, जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हमने आज जो नोट करना है वो कैटिनेशन के बारे में करना है। क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है? तो उसका रीज़न क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज कैटिनेशन, सेकंड इज टेट्रावैलेंसी, थर्ड इज स्मॉल साइज। 3 मार्क्स में आएगा तो आपको तीनों लिखने हैं। हालांकि हमें पता है कि कैटिनेशन क्यों शो करता है, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल साइज। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अलग जो इसमें एक चीज़ और है वो कैटिनेशन, हाँ ठीक है, टेट्रावैलेंसी, स्मॉल साइज, तो कार्बन के कंपाउंड बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, आप एक बार इस चीज़ को नोट कीजिए। देखिए अभी तक हमने क्या सीखा कि कार्बन बहुत टाइप के कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, कार्बन एक मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। जैसा कि हमने अभी क्या कहा था कि एक तरफ तो 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड और एक तरफ अकेले कार्बन के कंपाउंड। ज़्यादा कौन होंगे? कार्बन वाले होंगे। तो हमने उनको 2 कैटेगरीज में डाल दिया। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स को हमने 2 कैटेगरीज में डाल दिया। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, या फिर यूँ कहें कि फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एंड अदर इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, वन इज ऑर्गेनिक, अदर इज इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक होते हैं उसको हम दूसरा नाम रखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दिस इज
हाइड्रोकार्बन्स, नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन में डायरेक्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो बनते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। इसमें अलग से एलिमेंट हो सकते हैं, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कंपलसरी क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होने ही चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या होते हैं, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग ना हो, ठीक है। इसके अगर आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने यहाँ से CO2, दिस इज इनऑर्गेनिक क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसी को इस तरह से कर देता कि ये हो जाता HCO3, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में बॉन्ड हो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, और सच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इस पूरी स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आज से कुछ साल पहले तक हम मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए, ठीक है, एक सुपर नेचुरल पावर चाहिए, ह्यूमंस इसको नहीं बना सकते, ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसको बुरा लग गया कि आज के टाइम में ह्यूमंस क्या नहीं कर सकते, और आप कह रहे हो कि ये नहीं बना सकते, मैं बना के दिखाऊंगा। और उसने बना के दिखाया। सबसे पहला जो कंपाउंड बना वो था यूरिया, ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं, ओके। तो उसके बाद से एक बाढ़ सी आ गई, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और आज के टाइम में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कमी ही नहीं है, ठीक है। तो अब पुरानी अगर उस बात को याद किया जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बना नहीं सकते, तो उनकी बात सही थी थोड़ा सा, अगर एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जितने भी हमने हाइड्रोकार्बन्स बनाए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमंस ने खुद बनाए, उन सब की एक लिमिटेशन थी कि वो सभी के सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। प्लास्टिक इज़ ऑर्गेनिक, सुनने में अजीब लग रहा है क्योंकि प्लास्टिक को नहीं खा सकते हम, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड आपने सुना है, ऑर्गेनिक मतलब, ठीक है ना, जैसे हमें पता है कि ग्लूकोज, ठीक है, पत्तों के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसके आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, तो वो सब हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। और प्लास्टिक भी ऑर्गेनिक है, लेकिन प्लास्टिक की वजह से देखो कितना पोल्यूशन है आज के टाइम में। तो अगर हम उसको सही करें तो हम ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन का रियल रीज़न ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मैन मेड है, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, अब ये लाइफ का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, सो वी कांट इग्नोर देम, सो वी हैव टू रीयूज़ एंड रिड्यूस एंड रिसाइकल, सो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहले क्या मानते थे, जिसको बनाने के लिए एक सुपर नेचुरल फोर्स चाहिए। सुपर नेचुरल फोर्स का मतलब कि इसको कहते हैं, जैसे इसको भगवान ही बना सकते हैं, ठीक है। आज तक हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को तो समझ पाए हैं, लेकिन उसको हम लैब में नहीं कर पाए हैं। जिस दिन वो सक्सेसफुल हो गया उस दिन हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी प्लांट्स के ऊपर से, क्योंकि डायरेक्ट सन में खड़े हुए, ऐसा कभी होता है क्या, मतलब भूख लग रही है धूप में खड़े हो जाओ, ठीक है, प्लांट्स को तो ऐसा ही होता है। तो जिस दिन हम इस चीज़ को समझ पाए फोटोसिंथेसिस रियलिटी में कैसे वर्क करती है, तो देयर विल बी ए सूट एंड आप धूप में खड़े हो जाओ, पेट भर जाएगा, ठीक है। बट दैट इज़ फ्यूचर टॉक्स, ठीक है। तो द मेन थिंग इज़ कि हाइड्रोकार्बन्स को आज के टाइम में हम लैब में बना सकते हैं, और हमारे पास ऑर्गेनिक के मिलियंस ऑफ कंपाउंड हैं हाइड्रोकार्बन्स, ओके। अब इनको हमने दो कैटेगरीज में डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि उसमें बॉन्ड कैसा बनता है। तो वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड एंड अदर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, ठीक है। और उसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स की दो कैटेगरीज और हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हालांकि दो नहीं है बल्कि तीन है। तो वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें तो देयर आर थ्री कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन, ठीक है, अदर इज कॉल्ड ब्रांच्ड एंड थर्ड वन इज कॉल्ड रिंग। तो हम अभी इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। हमने क्या बात की थी कि कार्बन सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, और खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है, और उस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या रखा था, कैटिनेशन। तो जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ओके। याद रहेगा कि जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड। अब हमें कैसे पता लगेगा देखकर, क्या आपको कंपाउंड देख के पता लगता है उसमें कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि अब सिंपल सी बात है कि आपके सामने एक सब्जी रखी है,
ठीक है। आप उसको टेस्ट करके बता सकते हो उसमें कौन सा मसाला गिरा है, गरम मसाला है या चना मसाला है या क्या है, हमें नहीं पता होता उस चीज़ का, लेकिन बनाने वाले को पता होता है, ठीक है। तो ये भी छोटी छोटी लेवल पे होते हैं बॉन्ड्स। तो एटम हमें नहीं दिखते, तो एटम के बॉन्ड कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो हमें देख के पता नहीं चलता कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो उसका हमने क्या तरीका निकाला, हमने उसका तरीका निकाला उसको आग लगा दो, ठीक है, पुट इट ऑन फायर। अगर वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, अगर वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है, तो वो सैचुरेटेड है। नीले रंग की आग निकलती है इसमें से। जैसे आपने सिलेंडर जलाया है, सिलेंडर कोई नहीं जलाता, सिलेंडर की गैस को जलाते हैं तो वो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। तो जो ब्लू फ्लेम जले वो सैचुरेटेड है, और जो येलो फ्लेम के साथ जलता है वो अनसैचुरेटेड है। मोमबत्ती जलाते हैं, येलो कलर की आग निकलती है तो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ये जनरली लिक्विड या गैस होते हैं क्योंकि इनको जलने में आसानी होती है उससे, ठीक है। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर चांसेस, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और इसकी अगर हम छोटी छोटी बातें और करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्यों, सिंगल बॉन्ड इज़ मोर स्टेबल, और ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये एक डिफ्रेंशिएशन है जो हमें पता होना चाहिए। इज दिस ओके? तो एक बार आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, तो हमारे पास ये तीन टाइप के होते हैं। देखिए स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन का मतलब हुआ कि हमारे पास कार्बन है, वो इस तरह से कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक कार्बन कितने शेयर करता है, 4 शेयर करता है। तो इसने एक तो शेयर कर लिया, ये 3 जगह खाली है, इसके पास 2 जगह खाली है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेट चेन। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन्स है। तो अगर मैंने इसको खाली छोड़ दिया तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि हर जगह हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने कोई ऐसे बना दिया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी भी जगह बच गई, जितने भी पोजीशंस बची हुई है उन सभी पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, काउंट करो, C है 2, 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, H6, C2H6 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। अगर मैं इसको सिर्फ इतना बनाता तो भी इसका फॉर्मूला क्या रहता, C2H6, क्योंकि अंडरस्टूड है कि बाकी जगह पे हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, लेकिन ये जो 2 खाली जगह है यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। ये अंडरस्टूड है। अगर मैं इसको नहीं बनाता हूँ तो भी यहाँ पे अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन होती है। अच्छा, क्या ये भी स्ट्रेट चेन है? तो बिल्कुल ये भी स्ट्रेट चेन है। इन दोनों को पकड़ के खींचोगे तो सीधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्ट्रेट चेन क्या होता है, बीच में से कोई ब्रांच वगैरह नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये था अपने पास स्ट्रेट चेन के बारे में। अगर हम बात करें ब्रांचेस की, तो ब्रांच चेन में क्या होगा, हमें पता है कि कार्बन क्या करता है, कैटिनेशन करता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसके पास यहाँ जगह है, यहाँ से कार्बन निकल आया तो इसकी एक ब्रांच निकल आई साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन है तो ये ब्रांच का एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, क्या ब्रांच कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है? तो आंसर है बिल्कुल हो सकती है। यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, और इसके पास फिर से 2 कार्बन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच आ गई। आप इसको चाहो तो एक कार्बन यहाँ भी लगा सकते हो, और अंडरस्टूड है कि बाकी बची हुई जगह पर हाइड्रोजन ही होगा। चलो काउंट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही शेयर है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका एक ही शेयर है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 शेयर हो गए तो इसके पास चौथा हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन की बात करें तो इसके पास 2 शेयर हैं तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। आप हाइड्रोजन इसके कंप्लीट कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन। रिंग आपको पता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ना हो, तो रिंग बनाने के लिए हमें कम से कम भी 3 कार्बन चाहिए, ठीक है। बिना 3 कार्बन के रिंग नहीं बनेगी। अब आपके मन में आएगा कि सर रिंग तो गोल होती है, तो ट्रायंगुलर रिंग थोड़ी ना होती है। तो रिंग की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना हो, ठीक है। इज दिस ओके? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्पेशली। तो क्या आप इस चीज़ को समझ पाए हैं? अच्छा, रिंग के लिए कम से कम 3 बाउंड चाहिए, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है।
रिंग वाले के नाम के साथ साइक्लो वर्ड लग जाता है, जो भी कंपाउंड होंगे उनके साथ हम वर्ड यूज़ करते हैं साइक्लो, ठीक है। तो इसके अभी हम नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। इज दिस ओके? तो ये था हमारे पास कि कार्बन कंपाउंड्स के कितने टाइप होते हैं। तो आज हमने जो सीखा, हमने आज इसमें दो चीज़ें सीखी। पहली चीज़ कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, पहली चीज़ हमने सीखी कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। तो उसके हमारे पास दो रीज़न थे। पहला रीज़न क्या था? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन खुद के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है, और स्मॉल साइज, एंड थर्ड वन वाज टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4, इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो इसके 3 रीज़न है बेसिकली देखा जाए तो। इज दिस ओके? ये है रीज़न कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कार्बन के कंपाउंड्स को हमने कितनी कैटेगरीज में डाला। तो हमने 2 कैटेगरी में डाला, वन वाज ऑर्गेनिक एंड अदर वाज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, ठीक है। जैसे हमने साइड में बनाया है वो कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाया हुआ है, ये जो है। तो ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? तो आंसर है ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये 2 जगह खाली है तो यहाँ पर हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर सोडियम, तो क्या ये ऑर्गेनिक होगा? तो आंसर है नो, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन में बॉन्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन बॉन्ड के बेसिस पर 2 टाइप के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कैसे पता लगाएं? आग लगा दो, ब्लू फ्लेम जले सैचुरेटेड, येलो फ्लेम अनसैचुरेटेड, ओके। उसी तरह से स्ट्रक्चर के बेस पर अगर हम बात करें तो 3 टाइप के, स्ट्रेट, ब्रांच एंड रिंग, ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हमने सीखी हैं। दीज ऑल आर न्यू थिंग्स। तो एक बार आप इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।